बात को समझिए, क्या राहुल गांधी जी, क्या जगदीश ठाकुर जी ये लिख कर दे सकते हैं कि राजेंद्र पटेल मुसलमानों के वोट से जीत कर अगर विधानसभा में गए जी, और फिर बीजेपी वालों ने उनकी नस दबाई जैसे वो दूसरे दीगर विधायकों की दबाते हैं, तो वो बीजेपी में न चले जाएं? क्या राहुल गांधी जी और जगदीश ठाकुर जी इसकी गारंटी लिख कर दे सकते हैं मुसलमान अवाम को? मैं एज अ इब्तदाई सदर मैं आपको कहता हूं कि अगर ये बात कर सकते हैं वो, तो मैं भी असद साहब को ये बात करूंगा कि साहब यहाँ पे राजेंद्र पटेल को रहने दीजिए, या किसी मुस्लिम कैंडिडेट को जो कांग्रेस उतारे तो उसे लड़ने दीजिए, हमको नहीं लड़ना है यहाँ पर। अच्छा, आप गारंटी दीजिए ना, आप समझिए मेरी बात। ये आपका चैलेंज है? ये मेरा चैलेंज है। 3 कारपोरेटर कोई गारंटी तो नहीं होती है कि विधायक आपका आ जाए, और साथ साथ में वहाँ पे एक मुसलमान वोटों से तो आपकी ये सीट जीतना नहीं है। तो आपने जो गैर मुस्लिमों पे भी वहाँ पे भी क्या आपकी कोई वहाँ पे भी पहुँच है कि बस यूँ ही मुसलमान वोटों के आधार पे आपका अपना विधायक ले आएंगे? ये सब मनीष सिसोदिया के बारे में तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिस तरीके से उसने बात की मनीष सिसोदिया ने, बिल्कुल वाहियात बात है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि वो इस तरीके का आदमी होगा, जो शिक्षा मंत्री है, पढ़ा लिखा है। जब उसको बिल्किस बानो के बारे में पूछा जाता है तो बोलता है हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते, उसके मुंह में दही जम जाता है, हम शिक्षा की बात करेंगे। लेकिन यही मनीष सिसोदिया दिल्ली के अंदर, यही केजरीवाल दिल्ली के अंदर जब किसी हिंदू हमारी बहन पे बलात्कार होता है या कोई ज़्यादती होती है तो ट्वीट करते हैं, विरोध करते हैं, और जब मुसलमान की बेटी की बात आती है, बिल्किस बानो की बात आती है, तो कहते हैं हम ऐसी राजनीति नहीं करते। शर्म आनी चाहिए क्या तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है मनीष सिसोदिया? अब रही बात कांग्रेस की, ठीक है, तो कांग्रेस के 50 से ज़्यादा विधायक ये 12 सालों में बीजेपी में जा चुके हैं। आपको क्या गारंटी आपके एमएलए नहीं जाएंगे? अरे आप समझिए साहब, कांग्रेस जो है वो बीजेपी की माँ है, ठीक है। जब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस वालों को कुछ तकलीफ होती है तो वो बीजेपी में डाई लगा देते हैं, ठीक है। सलाम दोस्तों, मैं उस्मान कुरैशी आमीन मीडिया से, और आप देख रहे हैं यूट्यूब पर खुसूसी प्रोग्राम जो इलेक्शन के ताल्लुक से हमने शुरू किया है। आज हमारे साथ एक जो शख्सियत हैं वो जनाब मुंजिर सैयद साहिब हैं। जनाब मुंजिर सैयद साहिब आजकल AIMIM के मखदुमपुरा वार्ड के प्रेसिडेंट हैं, जो इब्तदाई सदर होते हैं वो कहते हैं इन्हें, और दूसरा इनका ताल्लुक दसाड़ा से रहा है। जनाब की पैदाइश भी वहीं से हुई और सैयद ख़ानदान, पीरज़ादा ख़ानदान से ताल्लुक़ रखते हैं। आज हम इनसे ये जानेंगे कि ये सियासत में क्यों जुड़े और इनके क्या मकासद हैं। लेकिन इससे पहले इनकी खूबियाँ इस तरह से है कि ये बैनुल अक़वामी पहले इनका बिज़नेस था, मतलब इंटरनेशनल बिज़नेस था। इन्होंने अफ्रीका से भी बिज़नेस किया, दुबई से भी किया, और आजकल अहमदाबाद में मुकीम है। साथ साथ में इन्होंने इनकी जो वो रही है कि इनकी जो शक्ल है वो ऐसी मुतशरा और एक नेक शरीयत के पाबंद शख्स की है, तो जो AIM की जो पार्टी की जो विचारधारा है उसमें बिल्कुल फिट आते हैं। तो खैर मकदम है जनाब मुंजिर सैयद साहब आपका आमीन स्टूडियो पर। सबसे पहला आपसे सवाल ये रहेगा कि आपने AIM पार्टी को ही क्यों पसंद किया और कोई पार्टी को क्यों नहीं आपने पसंद किया? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। जी साहब, AIMIM जो पार्टी है उसके साथ हमारे साथ जो मुसलमानों के सेंटिमेंटल्स जुड़े हुए हैं जी, ठीक है। असद साहब जो हैं, जो हमारे कौम की बात करते हैं, मुसलमानों की बात करते हैं, दलितों की बात करते हैं, संविधान की बात करते हैं जी। आज के वक्त में कोई नेता ऐसा बता दीजिए जो इतना खुलकर मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाता हो, उनके हक़ की लड़ाई लड़ता हो, दलितों के हक़ की लड़ाई लड़ता हो, पिछड़ों की हक़ की लड़ाई लड़ता हो, या संविधान की बात करता हो। तो ये जो हमारा काम है, अगर हम अब नहीं जुड़ेंगे तो कब जुड़ेंगे? आप देखिए कांग्रेस के राज में या बीजेपी के राज में, आम आदमी पार्टी दिल्ली के अंदर आपने दंगे देखे, तो आप देखिए मुसलमानों की क्या हालत है वहाँ पर, और क्या हालत हुई है इतने सालों में। नहीं, मैं आपको ये टोकना चाहूँगा कि जैसे आज़म खान साहब हैं यूपी में, काफ़ी कुछ मुसलमानों के लिए बोलते हैं। दूसरे भी लीडर जो हैं, जो जैसे कि कांग्रेस में भी कुछ हैं, वो बड़े वोकल रहते हैं मुसलमान के हुकूक़ के लिए। फिर आप ये लेके बंद बैठते अपने, आप ऐसा गले में हार पहन लेते हैं कि भाई ये असद साहब जैसा कोई नेता नहीं है। तो ये किस तरह से मैं आपकी बात मान लूँ? आज आज़म खान कहाँ हैं? आज उनकी हालत क्या कर दी है उनकी खुद ही की पार्टी के लोगों ने। आप ये समझिए इस बात को, ठीक है। मुसलमानों का सियासी कद किसी और पार्टी में बढ़ने के एक लिमिट है। हम MIM को लेकर इसलिए चलते हैं कि यहाँ पर असद साहब ने कोई लिमिट ही नहीं रखी। वो खुद कहते हैं कि मैं नेता बनने नहीं आया, मैं आप लोगों को नेता बनाने आया। आप समझे? आप लोगों में से लीडर बनिए, मैं आपके पीछे खड़े रहूँगा।
ठीक है। आप देखिए आजम खान की यूनिवर्सिटीज़ वगैरह कितनी स्कूलें वगैरह थी जो खुद यूपी की गवर्नमेंट ने तोड़ दी, तब क्या उनकी पार्टी उनके साथ खड़ी रही? आप समझिए इस बात को। मुसलमानों के लिए सियासी जमात बनाना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज़ मुसलमानों की हालत दिन ब दिन और ख़राब होती जाएगी इस मुल्क में। ये समझना बहुत ज़रूरी है। लेकिन ये जैसे कहा जाता है कि आम आदमी पार्टी ने तो काफ़ी अच्छी स्कूलें वगैरह बनाए रखी हैं, और तो मुसलमानों को अगर तरक्की करना है तो हमें तालीम की तरफ जाना चाहिए, तो हम आम आदमी पार्टी का साथ क्यों ना दें और आप AIM को ही चुनें? जब अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ को नाजिल किया तब पहली चीज़, पहली सूरत जो उतारी, पहला वर्ड था इकरा। उसका मतलब होता है पढ़ो। आप समझे? अब आम आदमी पार्टी जो है वो जो स्कूल्स वगैरह वहाँ पर बनाई है दिल्ली के अंदर, मैं खुद हैदराबाद गया हूँ, मैं आपको ये बता दूँ, और मैं दिल्ली भी गया हूँ, और हैदराबाद में मैंने असद साहब की स्कूल्स, अस्पताल्स वगैरह जो वो चलाते हैं वो देखी हुई है। इतने सालों से तकरीबन 11 स्कूल्स हैं उनकी, और जिस तरीके से वो बेवाओं के बच्चों को, यतीमों को, और हिंदू हो या मुसलमान, ठीक है, कोई तफरका नहीं करते। नहीं, फ्री में पढ़ाते हैं साहब, ठीक है। जो बच्चे ज़रूरतमंद हैं उनको फ्री में पढ़ाया जाता है वहाँ पे। अस्पताल्स में उनके मामूली फ़ीस लेकर जो ज़रूरतमंद है उनका मुफ्त में इलाज भी होता है, ठीक है। आम आदमी पार्टी की जो स्कूल्स जो दिल्ली में इन लोग चला रहे हैं, तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से आवाम को, कि दिल्ली के अंदर हालत ऐसी है कि स्कूल्स की कैपेसिटी अगर 1600 बच्चों की है तो वहाँ पे 2600 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा, ठीक है। यानी ये आपका मुशाहिदा है? जी, ये मैंने देखा है वहाँ पर, और प्रिंसिपल खुद कहते हैं वहाँ पे कि हम 3 दिन एक स्टैंडर्ड के बच्चे को बुलाते हैं, फिर अगले 3 दिन दूसरे स्टैंडर्ड के बच्चों को बुलाते हैं। मतलब स्कूल्स के अंदर कैपेसिटी ही नहीं है कि वो इतने बच्चों को पढ़ा सके। ठीक, आप समझे? तो ये सिर्फ खाली बर्डिंगे बघारते हैं? हाँ, जो भी करते आप हैं खुद, मैं जितने भी लोग देख रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगा कि सुनने पर आप एतबार मत कीजिए, खुद जाइए, खुद देखिए कि हम अपना वोट आम आदमी को दें या MIM को दें या कांग्रेस को दें या BJP को दें। आप खुद जाके देखिए, तसल्ली कीजिए कि क्यों हैदराबाद में मजलिस इतनी सक्सेस है इतने सालों से, और पब्लिक ने क्यों मजलिस को वहाँ पसंद किया है, और आम आदमी पार्टी ने किस तरीके से धोखाधड़ी वहाँ पे की है दिल्ली के अंदर, और पब्लिक को जो बेवकूफ़ बनाने का काम किया है वो खुद दिल्ली में जाकर आप देख सकते हैं। तो ये असद साहब किस तरह से अपने सारी जिम्मेदारियां निभा सकते हैं, जैसे कि स्कूलें भी चलाना, अस्पताल भी चलाना और सियासत भी करना, यूँ समझना चाहूँगा। देखिए, हैदराबाद में दारुस्सलाम का जो मामला रहा है वो इस तरह का रहा है कि असद साहब और दीगर जो MPs और कॉरपोरेटर्स वगैरह जो है वहाँ पे, वो आवाम का काम करते हैं, पब्लिक का। जहाँ से जो जगह से इलेक्शन लड़के जीत के आते हैं, तो एक लोक दरबार भराता है दारुस्सलाम में हर सुबह। दारुस्सलाम क्या है? दारुस्सलाम हेडक्वार्टर है MIM पार्टी का, ठीक है। वहाँ पर एक लोक दरबार भराता है जहाँ पर आपको दिन में सुबह 11 से लेकर 2 बजे तक असद साहब मिलेंगे विदाउट सिक्योरिटी, और हफ्ते में 2 दिन आपको अकबर साहब भी मिलेंगे। आप पब्लिक देखेंगे वहाँ पे, पब्लिक, हिंदू पब्लिक, मुसलमान पब्लिक पूरे हैदराबाद से, दीगर इलाकों से आती है। MP MLAs के लिए जो भी उनके क्वेश्चन होते हैं या कुछ काम होते हैं, उनके एरिया के काम होते हैं जो असद साहब करते हैं, उनके MLAs करते हैं। तो ये मामूल है वहाँ का दारुस्सलाम के, कि असद साहब अगर संसद में है तो भी 11 से लेकर 2 बजे तक आपको हैदराबाद में दारुस्सलाम के ऊपर लोक दरबार मिलेगा, जहाँ पर पब्लिक के जो भी सवालात हैं उनके आंसर दिए जाते हैं, उनकी तकलीफ़ों को दूर किया जाता है। रही बात आपके दूसरे क्वेश्चन की, असद साहब कैसे संभाल पाते हैं ये सब, तो जो हॉस्पिटल्स और स्कूल का जो मामला है वो पूरे के पूरा अकबर साहब के हाथ में है। अच्छा। अकबरुद्दीन ओवैसी साहब का मामूल ये रहता है कि हफ्ते में 2 दिन वो दारुस्सलाम पे आते हैं, बाकी पूरे 5 दिन हर सुबह उठकर वो हर स्कूल का दौरा करते हैं, अस्पताल का दौरा करते हैं, और उसके बाद फिर वो अपने ऑफिस पर जाते हैं। आप वेजलपुर से ताल्लुक़ रखते हैं, मतलब सरखेज से आप यहाँ के इब्तदाई सदर भी हैं आपके जो इलाके के AIM के, तो मैं आपसे खास ये समझना चाहूँगा कि वेजलपुर की जो वहाँ की जो कॉन्स्टिट्यूशन की जो सीट है तो उसका मुस्तकबिल क्या है? वेजलपुर का समीकरण समझने के लिए आपको मैं एक थोड़े से आंकड़े आपके सामने बयान करूँगा कि 3.5 लाख जैसे वोटर्स हैं वहाँ पर, हिंदू मुस्लिम दोनों, और 4 वार्ड लगते हैं वहाँ पर। अब वेजलपुर के अंदर मामला ये है कि 1,31,000 के अराउंड या 1,30 के समथिंग मुस्लिम वोटर्स हैं। मतलब मुस्लिम वोट्स का अगर एक साथ अगर किसी भी पार्टी को मुसलमानों ने वहाँ पर वोट दिया,
ठीक है। तो जो MIM जो वहाँ पर दावे कर रही है कि हम वेजलपुर जीतेंगे, इंशाल्लाह मेरे को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है, हमारे मुस्लिम भाई बहनों से और दलित भी हमारे साथ है वेजलपुर के, उनसे उम्मीद है कि MIM जीतेगी इंशाल्लाह वहाँ से। वेजलपुर का जो मामला है, एक और चीज़ है कि अब तक वहाँ पे 2 ही पार्टी लड़ रही थी, एक कांग्रेस थी, एक BJP थी, लेकिन इस बार चौतरफा मुकाबला है, कांग्रेस है, BJP है, आम आदमी पार्टी और MIM। ठीक है। तो हमारी जो स्ट्रैटेजी है, जैसे वारिस पठान साहब भाई कल्ला से जीते थे, इम्तियाज़ जलील साहब औरंगाबाद से जीते थे, वही स्ट्रैटेजी को हम वेजलपुर में इम्प्लीमेंट करेंगे। आप समझे, चारों पार्टियों के वोट डिवाइड होंगे और हम ये चाहते हैं कि मुसलमान एक तरफा वोट करें। इंशाल्लाह मुसलमानों को असद साहब पे बहुत भरोसा है। अभी कुछ रोज़ पहले भी असद साहब जुहापुरा में आके गए और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला उनको पब्लिक का। हमारे 3 कॉरपोरेटर हैं वहाँ पर वेजलपुर के मकदमपुरा के अंदर, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए। सालाना बजट वो पब्लिक के लिए खोल के रख देते हैं कि देखिए आइए हमने ये काम किए हैं और इतना बजट हमने यूज़ किया है। किसी को RTI वगैरह करने की भी 3 कारपोरेटर कोई गारंटी तो नहीं होती है कि विधायक आपका आ जाए, और साथ साथ में वहाँ पे एक लिए मुसलमान वोटों से तो आपकी ये सीट जीतना नहीं है। तो आपने जो गैर मुस्लिमों पे भी वहाँ पे भी क्या आपकी कोई वहाँ पे भी पहुँच है कि बस यूँ ही मुसलमान वोटों के आधार पे आपका अपना विधायक ले आएंगे? आप समझिए इस बात को कि MIM के पास दलित लोग भी हैं और मुस्लिम भी हैं, पिछड़े भी हैं, आदिवासी भी हैं। वेजलपुर के अंदर तकरीबन 50 से 60 हज़ार दलित वोट हैं और MIM के खुद के पास एक दलित कैंडिडेट है दाढ़ी लिमड़ा से, कौशिकाबेन परमार, और MIM का एक कॉरपोरेटर बीनाबेन परमार जो जमालपुर में हाल ही में हमारा कॉरपोरेटर जो रनिंग में है। आप समझिए, नहीं हम सिर्फ मुसलमान की राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम जो भी हमारे साथ जुड़ता है उसे गले लगाते हैं, उसे हमारे साथ जोड़ते हैं और उनके साथ मिल करके हम राजनीति करते हैं एक अच्छे भविष्य के लिए, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए। वेजलपुर विधानसभा में साहब मैं आपको एक और चीज़ इंटरेस्टिंग बताऊं कि इस बार जो चौतरफी मुकाबला है उसमें आपको 70-80 हज़ार वोट का मार्जिन होगा जीतने के लिए। तो एक बात बताना ये चाहूँगा टेक्निकली कि वेजलपुर विधानसभा में इस बार हमको 70 से 80 हज़ार वोट ही लाने हैं जिस पे हम जीत सकते हैं और हमें अल्लाह से उम्मीद है कि वेजलपुर विधानसभा का मुस्लिम विधायक अगर जीत के आया तो गांधीनगर विधानसभा में जाके मुसलमानों की आवाज़ बुलंद करेगा इंशाअल्लाह ताला। नहीं तो इससे पोलराइजेशन और नहीं बढ़ेगा, ध्रुवीकरण जिसे हम कहते हैं कि एक तरफ हिंदू वोट डिवाइड होगा, एक तरफ मुस्लिम वोट डिवाइड होगा और जो बीच में जो खाई है वो बढ़ती नहीं जाएगी। इसके ऊपर आपका क्या कहना है? हम लोग सबके लिए ओपन करके बैठे हैं कि हमको पोलराइजेशन नहीं करना है। पोलराइजेशन कौन करता है इतने सालों से? वहाँ पर हमने इतने सालों से कांग्रेस को वोट दिया, उन्होंने क्या किया हमारे लिए? चलिए बताइए। इतने सालों से कांग्रेस को हमने वोट दिया, कांग्रेस वालों ने, आप दंगे देख लीजिए, हिस्ट्री देख लीजिए, ठीक है। कल ही की बात बताऊं, कल 24 अक्टूबर थी, भागलपुर का जो दंगा हुआ था, 1000 लोगों को जहां काट कर गाड़ दिया था ज़मीन के अंदर, जहां पे गोभी की खेती, उन लोगों ने गोभी बो दिए थे वहां पे। यानी जो ये इतिहास रहा है हिंदुस्तान का, चाहे अहमदाबाद की बात करूँ मैं, 1969 का हुलड़ हो, 85 का हो, 92 का हो, तो कांग्रेस ही थी ना यहाँ पर। 2002 में BJP आई, 3 दंगे मुसलमानों ने वो देखे जो कांग्रेस ने करवाए, 1 दंगा मुसलमानों ने वो देखा जो BJP। मार तो मुसलमानों को कांग्रेस के राज में भी खानी है, BJP के राज में भी खानी है, ठीक है। तो पोलराइजेशन तो वो करते हैं, वो ये इस तरीके से हमको मारते हैं कि मुसलमान और हिंदू के अंदर नफ़रत पैदा हो, वो लोग दंगे करवाते हैं, हमारे जान माल का जो नुकसान होता है उसकी भरपाई कौन करेगा? कौन सी सरकार पूछती है? कांग्रेस ने कौन सा पूछ लिया आज तक हमारे को? नहीं, आपके आने से क्या ये मसला हल हो जाएगा? आप ये समझिए इस बात को, असद साहब संविधान की बात करते हैं, बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को लेकर के चलते हैं। हम तो ये चाहते ही नहीं कि इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम हो या दंगा हो। आज दिवाली का दिन है, कल बैसता वर्ष, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे हिंदू भाइयों को शुभकामनाएँ देता हूँ, ठीक है, कि हम हिंदू मुस्लिम भूल करके बाबा साहेब आम्बेडकर के संविधान को फॉलो करें कि इस देश में जो भाईचारे को ख़त्म करने की साजिशें चल रही है, ठीक है, उसका हमको मुंह तोड़ जवाब देना है। अगर हम अब नहीं जागे तो कब जागेंगे? अच्छा, एक बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है पिछले दिनों से सोशल मीडिया में, खास करके आपके AIMM के सदर साहब ने जो एक मीटिंग की थी बीजेपी के रहनुमाओं से, और खासकर उसमें अहमदाबाद के मेयर भी शामिल थे, तो उसको लेकर फिर उन्होंने अपना खुलासा भी दिया। इस पर आपका क्या कहना है? और मनीष सिसोदिया जो आम आदमी पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं और साथ साथ में कांग्रेस के बड़े रहनुमा भी हैं, वो भी यूँ कहते हैं कि आप लोग मतलब AIMM कांग्रेस की भाजपा की आप B टीम है, तो इस पर आप क्या वजाहत करेंगे? देखिए साहब, आप तो मीडिया वाले हैं, आप जो चाहे पूछ सकते हैं, लेकिन इसका जवाब हमने सोशल मीडिया में भी दिया है, न्यूज़ चैनल्स में भी दिया है। हमारे सदर साहब साबिर भाई काबलीवाला साहब ने एक
हमारे सदर साहब साबिर भाई काबलीवाला साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी, और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये जो पूरा मामला है मीडिया के अंदर उन्होंने कहा था कि भाई ये जो मीटिंग हुई थी वो मीटिंग MIM के ऑफिस पर नहीं हुई थी। ठीक। वो जो मीटिंग है वो इनकी एसोसिएशन की जो ऑफिस है, जहाँ पर सिर्फ असद साहब नहीं, ये साबिर भाई साहब नहीं थे, वहाँ पर एसोसिएशन के सारे दीगर मेंबर्स भी थे जो उनके साथ। साबिर भाई की हाज़िरी वहाँ पर इसलिए थी क्योंकि वो एसोसिएशन के हेड हैं। आप समझिए, वो रोज़गार का मामला था। 12 महीनों से जब वहाँ पे रोज़ी रोटी लोगों की बंद है, ठीक है, CEPT जिसको बोलते हैं पॉल्यूशन डिपार्टमेंट का जो मामला था, तो वो मामले के अंदर उन्होंने वहाँ पे अहमदाबाद के जो मेयर हैं उन्होंने 95 to 97% वहाँ का काम जो पूरा हो चुका है। तो कोई भी गवर्नमेंट जब कोई चीज़ को पूरा करती है और उसको जब लोकार्पण किया जाता है तो एक विज़िट करती है। तो वहाँ पर ये जो मीटिंग जिस तरीके से मनीष सिसोदिया साहब, ठीक है, उनके लिए मैं कुछ कहना चाहूँगा आफ्टर वाइल, पर इस मुद्दे पे पहले मैं आपको जवाब दे दूं कि जिस तरीके से मनीष सिसोदिया साहब ने और कांग्रेस वालों ने एक ये बोलते हैं ना कि इसको न्यूज़ बनानी चाहिए और MIM को बदनाम करनी चाहिए, तो बड़े शर्म की बात है कि आप जब कहते हैं बिल्किस बानो के लिए, ठीक है, कि भाई हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते, हम साफ़ सुथरी राजनीति करते हैं, तो किसी भी मैटर को जाने बिना अगर आप ट्वीट कर सकते हैं कि भाई MIM ने BJP की B टीम हो गई या इनकी मीटिंग हुई, तो आप मैटर तो जानिए कि क्या मैटर थी। आप एक बात को समझिए कि 1.5 लाख लोगों का रोज़गार जुड़ा था, तकरीबन 12 महीने से वहाँ पे कारखाने बंद हैं और 97% अल्हम्दुलिल्लाह काम कंप्लीट हो चुका है। साबिर भाई की मेहनत है इसके अंदर, और वो 3% या 5% जो भी काम बाकी है, तो लोकार्पण करने के लिए ये गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियल्स आए थे देखने के लिए कि भाई वो काम कितना बाकी है और कब तक लोकार्पण करेंगे। तो ये सारी बातें थी जो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिए थे इसको ओपन करवाने के, जो फैक्ट्रीज वगैरह बंद है, तो उसकी मेहनत थी। अब आप समझिए, एक टेक्निकल चीज़ है कि आपको अगर अपना काम कोई करवाना है तो आप किसके पास जाएंगे? गवर्नमेंट के पास ही जाएंगे ना। आप समझे, ये एक टेक्निकल चीज़ है। तो जो भी पार्टी सत्ताधारी पार्टी सत्ता में है, आपको उसको अपना काम करवाने के लिए उनका कांटेक्ट करना ही पड़ता है। ये लोग तो जो गवर्नमेंट ने जिस तरीके से 95-97% जो मेयर ने खुद कहा है कि इतना काम हो गया और हम दौरे के लिए गए थे, तो ये सब मनीष सिसोदिया के बारे में तो मैं आपको ये कहूँगा कि जिस तरीके से उसने बात की मनीष सिसोदिया ने, बिल्कुल वाहियात बात है। मैं एक्सपेक्ट ही नहीं करता था कि वो इस तरीके का आदमी होगा, जो शिक्षा मंत्री है, पढ़ा लिखा है। जब उसको बिल्किस बानो के बारे में पूछा जाता है तो बोलता है हम इस तरीके की राजनीति नहीं करते, उसके मुंह में दही जम जाता है, हम शिक्षा की बात करेंगे। लेकिन यही मनीष सिसोदिया दिल्ली के अंदर, यही केजरीवाल दिल्ली के अंदर, जब किसी हिंदू हमारी बहन पे बलात्कार होता है या कोई ज़्यादती होती है तो ट्वीट करते हैं, विरोध करते हैं, और जब मुसलमान की बेटी की बात आती है, बिल्किस बानो की भी बात आती है, तो कहते हैं हम ऐसी राजनीति नहीं करते। शर्म आनी चाहिए। क्या तुम्हारे घर में माँ बहन बेटी नहीं है मनीष सिसोदिया? क्या तुम्हारे घर में तुम्हारी बिल्किस बानो तुम्हारी बेटी नहीं है? तुमको मुसलमान है तो वो मुसलमान की बेटी नहीं लिखती, तब तुमको शिक्षा की राजनीति करनी है। और जब किसी हिंदू की बेटी पे ये चीज़ होती है तो तुम उसका विरोध करते हो, उसका ट्वीट करते हो। तो ये कौन सी राजनीति करते हो मनीष सिसोदिया जी? अब रही बात कांग्रेस की, ठीक है, तो कांग्रेस के 50 से ज़्यादा विधायक ये 12 सालों में बीजेपी में जा चुके हैं। आपको समझ में आता है? आपके MLA नहीं जाएंगे? अरे आप समझिए साहब, कांग्रेस जो है वो बीजेपी की माँ है, ठीक है। जब कांग्रेस के अंदर कांग्रेस वालों को कुछ तकलीफ़ होती है तो वो बीजेपी में डाई लगा देते हैं, ठीक है। MIM के अंदर जो चीज़ है कि हम लोग जज्बात से जुड़े हैं, हिंदुस्तान की सेवा करने के लिए, खिदमत करने के लिए जुड़े हैं। हम सियासत करने के लिए नहीं जुड़ रहे, हम लीडर बनाने के लिए जुड़ रहे हैं, मुसलमानों की सियासी जमात को मजबूत करने के लिए जुड़ रहे हैं। हमको पार्टियों से, चलो ये ठीक है हमारा लोकशाही का सिस्टम है तो हमको नहीं तो हम एज ए सोशल वर्कर भी काम कर सकते थे। मैं खुद एज ए सोशल वर्कर काम करता था, लेकिन मुसलमानों की जमात को मजबूत करने के लिए, मुसलमानों की पॉलिटिकल पावर को मजबूत करने के लिए हमको सियासी जमात में हिस्सा लेना बहुत ज़रूरी है। कांग्रेस वालों का कोई भरोसा नहीं है, 50 से ज़ायद तो वो लोग चले गए वहाँ पर बीजेपी में, ठीक है। अब आप क्या आप राहुल गांधी जी या जगदीश ठाकुर जी ये गारंटी ले सकते हैं? हमारे वेजलपुर विधानसभा के जो कैंडिडेट हैं मिस्टर राजेंद्र पटेल जी, जिनको राजू पटेल भी कहा जाता है, जिनके ऊपर 100 करोड़ से ज़्यादा का लैंड ग्रैबिंग का केस है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले पेपर में पढ़ा, FIR की कॉपी भी देखी थी। तो क्या गारंटी है
कि उस केस को दबाने के लिए वो बीजेपी में नहीं चले जाएंगे? तो आप ये बात को समझिए, क्या राहुल गांधी जी, क्या जगदीश ठाकुर जी ये लिख कर दे सकते हैं कि राजेंद्र पटेल मुसलमानों के वोट से जीत कर अगर विधानसभा में गए जी। और फिर बीजेपी वालों ने उनकी नस दबाई जैसे वो दूसरे दीगर विधायकों की दबाते हैं, तो वो बीजेपी में न चले जाएं? क्या राहुल गांधी जी और जगदीश ठाकुर जी इसकी गारंटी लिख कर दे सकते हैं मुसलमान अवाम को? मैं एज अ इब्तदाई सदर मैं आपको कहता हूं कि अगर ये बात कर सकते हैं वो, तो मैं भी असद साहब को ये बात करूंगा कि साहब यहाँ पे राजेंद्र पटेल को रहने दीजिए, या किसी मुस्लिम कैंडिडेट को जो कांग्रेस उतारे तो उसे लड़ने दीजिए, हमको नहीं लड़ना है यहाँ पर। अच्छा, आप गारंटी दीजिए ना, आप समझिए मेरी बात। ये आपका चैलेंज है? ये मेरा चैलेंज है। बहुत खूब। तो ये थे जनाब मुंजीर सैयद साहब, जो AIMIM के सरखेज इलाके के इब्तदाई सदर हैं, और इन्होंने बहुत नहीं कैंसिल करो। कैंसिल। तो ये थे जनाब मुंजीर सैयद साहब, जो मकतमपुरा वार्ड के इब्तदाई सदर हैं, और इन्होंने बड़ी वाज़ेह अंदाज में कांग्रेस का, आम आदमी पार्टी का और दूसरे लोगों का एक पिक्चर खींच के हकीकत बताने की कोशिश की। और साथ साथ में इन्होंने जो जानिबदारी से बात की कि अगर ये इनको ऐसा लगता है कि हाँ ये दूसरी पार्टियाँ जानिबदारी से बहुत ईमानदारी से काम करेंगी, तो ये खुद उस अपने पार्टी से रिक्वेस्ट करेंगे कि यहाँ पे क्या ना उतारा जाए अपना कैंडिडेट। तो मंजूर सैयद साहब, आपका यहाँ आमीन स्टूडियो पर आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आज दीपावली का दूसरा दिन था, हो सकता है रिकॉर्डिंग में पटाखों की आवाज़ आ गई, तो दर्शकों से माजरत चाहता हूँ। अगर ये ऐसी कोई आवाज़ आती है उसको दर कर इंटरव्यू का मजा लें।